This is Hassan Farooq and I am SN Ejaz. Welcome to our new vlog. आज हम एक स्टील इंडस्ट्री को विज़िट करने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम 5 मेगावाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं और हमारा 2 मेगावाट का जो सिस्टम है वो लाइव हो चुका हुआ है। यहाँ पे करंटली 2 मेगावाट का सिस्टम जो है वो लाइव है, जिसमें से 1.5 मेगावाट जो है वो लैंड पे है, ग्राउंड माउंट सिस्टम है। बाकी 500 किलोवाट पीवी शेड्स पे इनका लगा हुआ है और बाकी जो एक्सटेंशन फेज़ जो है वो भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम उसे भी विज़िट करते हैं और अपने करंट सिस्टम को भी विज़िट करते हैं आज। तो आइए आके देखते हैं कि किस तरह हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं सिविल वर्क से। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वैसे साहब बताएंगे। सिविल वर्क जो है इसमें हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि कोई ग्राउंड माउंटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पेपर मिल की बनाई थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि ग्राउंड माउंट सिस्टम में हमारी चीज़ें जो सी इंपॉर्टेंट हैं वो है कंपेक्शन के बाद ड्रेन सिस्टम कौन सी साइड पे है, उसके अकॉर्डिंग स्लोप जो सी है वो बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने कंपेक्शन काफ़ी की है और उसके बाद ड्रेन सिस्टम के लिए आप देख रहे होंगे ये वाली साइड थोड़ी सी ऊंची है, ये वाली साइड डाउन है। तो जो पानी की सारे फ्लो है वो इस साइड पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इनका ड्रेन सिस्टम साइड पे सारा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये चैलेंज था कि हमारा जो रोड लेवल है वो ऊंचा है, इनकी ग्राउंड लेवल नीचे है, क्योंकि हम लोग इतना ऊपर नहीं कर सकते थे कि हम लोग बाहर वाले रोड लेवल के मुताबिक जो सा है उसके मुताबिक स्लैंड को लेके, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह डालनी, डंपर्स काफ़ी ज़्यादा करने पड़ जाते थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो हमने जिस लेवल पे था उस लेवल पे ही रख के इसको एक जैसा लेवल करवाया है और करवा के इसके ऊपर हम लोगों ने किया है। बाकी जब बारिश ज़्यादा आएगी तो होगी तो हम लोग इसे पंप्स के थ्रू जो सा है बाहर निकाल देते हैं या ड्रेन में डाल देते हैं अपने। तो सिविल वर्क के अगर मैं नीचे इसके बॉटम की बात करूँ कि हम लोग इसे ड्रिल करते हैं, 10 इंच का या 9 इंच का ड्रिल होता है हमारा। ड्रिल करके हम लोग इसमें से मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी एक्सट्रैक्ट करके उसमें फिर कंपेक्शन करते हैं और जैसे दमूसा वगैरह लेते हैं या एक बना लेते हैं या कंपैक्ट करते हैं ताकि एक पूरी शेप और डिफरेंट जो है अच्छे तरीके से फिनिशिंग बन जाए उसकी। उसके बाद हम लोग एक PCC की लेयर करते हैं 2 इंच की, उसके ऊपर फिर हम लोग अपना सिविल ब्लॉक जो है वो बनाते हैं और इसमें हम वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं ताकि मिक्सिंग जो सी है, जैसे आजकल देख रहे हो आज टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, तो मिक्सिंग जो सी है वो बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ मिक्सिंग भी होती रहे ताकि आपके एयर पैकेट जो है वो कम से कम हो। बिल्कुल ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बता दीजिए कि हमने कौन कौन सा स्ट्रक्चर स्पेशल हमने यूज़ किया हुआ है। एल्यूमिनियम बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एल्यूमिनियम क्लाइंट की डिमांड थी और वो कह रहा था मुझे लॉन्ग लास्टिंग चाहिए स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम बेसिकली यहाँ पे रस्ट प्रूफ होता है, तो GI को भी कुछ देर के बाद रस्ट लगना शुरू हो जाता है उसके एजेस पे, क्योंकि जहाँ पे उसकी कटिंग होती है वहाँ पे रस्ट आ जाता है। एल्यूमिनियम पे रस्ट नहीं आता। तो अभी भी आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है एल्यूमिनियम का और इसमें जो हम लोगों ने सिविल ब्लॉक में जो हम लोगों ने यूज़ किए हुए वेज एंकर यूज़ किए हुए 4 इंच के जो बीच में गए हुए हैं और इसको प्रॉपर जब ड्राई होता है तब वेज एंकर लगाते हैं। और पैनल भी जो है हमारा जो फ्रेम है वो बना हुआ ही आता है, मेन के सारी चीज़ें हुई होती हैं इसको ओपन करके और ये देखो फिक्स होता है। इसमें भी SS के नट बोल्ट लगे होते हैं और इसकी फिक्सिंग जो सी है बेसिकली थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम लोग इस पार्ट से कर लेते हैं। इसका आगे भी इस तरह का पार्ट है और यहाँ से भी है। जैसे GI में होता है कि थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, GI में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है हमारे पास कि हम लोग उसे जितने मर्जी डिग्री तक लेके जा सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम का ये है कि ये फिक्स होता है, फिक्स होने की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल मार्जिन होता है ताकि हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी स्ट्रेट आ सके। तो इसमें हमें सिविल वर्क में ज़्यादा करना पड़ता है कंसंट्रेशन कि हमारा सिविल वर्क में ही जो गैप्स हैं वो निकल आ सके। तो वो डोरी वगैरह लगा के या जो भी मार्किंग वगैरह करके जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं एल्यूमिनियम में भी, एक मिड क्लैम्प एंड क्लैम्प वाला होता है, ये मिड क्लैम्प एंड क्लैम्प वाला है। दूसरा स्ट्रक्चर जो सा है वो नट बोल्ट्स वाला होता है। बाकी हमने क्योंकि मॉड्यूल इस साइड पे डिफरेंट हमने यूज़ किए हुए हैं, थोड़े मॉड्यूल्स का भी बता दें कि हमने यहाँ पे कौन सा पैनल हमने यूज़ किया और पीछे जो हम पैनल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा। वो जो हमारा है 1 मेगावाट का प्लांट है, वो 1 मेगावाट के प्लांट में हम लोगों ने 585 वाले पैनल यूज़ किया, 590 वाले यूज़ किए हुए हैं। ये है 500 किलोवाट वाला प्लांट, यहाँ पे हम लोगों ने 640 हाइमो 10 यूज़ किया हुआ है और इनका ऊपर भी है लगा हुआ 500 किलोवाट, वहाँ पे भी हाइमो 10 ही यूज़ हुआ हुआ है। जो है X10 जो इनका नया मॉडल आया था वो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। कैसे एक्यूरेसी कितनी आ रही है आप यहाँ पे देखोगे कि डिमार्केशन में
हम लोगों ने इतनी एक्यूरेसी रखी है कि हमारा हर जो लेग है वो मिड पे आ रही है सिविल ब्लॉक के। वो देखो सारी लेग्स जो सी हैं वो सिविल ब्लॉक के मिड में आ रही हैं, कोई भी ये नहीं है कि 1 इंच यहाँ पे कोई यहाँ पे है, तो सारी ऑलमोस्ट मिड पे है। तो हम लोग डिमार्केशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं ताकि हमारा जो एंड अच्छे तरीके से हो जाए, हमारी जो लेवलिंग है, जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए। आइए थोड़ा रिसर्च में कर लेते हैं कि किस तरह हमारा ये सिविल वर्क का ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो ऑलरेडी ये सिविल वर्क कर रहे हैं। हसन थोड़ा सा बताइएगा कि हम यहाँ पे किस तरह प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम। ये जिस तरह मैंने बताया था पहले, हम लोग पहले डिगिंग करते हैं वहाँ पे डिगिंग हुई भी है, डिगिंग मैं दिखाता हूँ। तो डिगिंग के बाद कंपैक्शन करके उसके बाद हम लोग उसकी पोरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर सिविल ब्लॉक का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो डिफरेंट है, कोई बड़ा है लेवल, कोई उससे छोटा आ जाता है, फिर आगे जाके छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारी स्लोप जो सी वो मैटर कर रही होती है कि सिविल ब्लॉक जो सा है वो किस साइड पे ऊंचा बनाना है, किस साइड पे नीचे बनाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम के फ्रेम्स में मार्जिन बहुत कम होता है जिससे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो हमें सारा मार्जिन सिविल में निकालना पड़ता है। तो इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हुई भी है। और फिनिशिंग का मैं बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे स्टील के फ्रेम यूज़ करते हैं, कुछ लोग लकड़ी के या फाइबर के यूज़ करते हैं, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो स्टील का ये होता है कि आप उसको एक तो साइड से खोल सकते हो इजीली और साइड पे उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। दूसरा ये होता है कि ग्रीस वगैरह साइड पे लगी हो तो उसको जब उठाते हैं तो वो भी मार्क्स जो से आते हैं उठाने से फ्रेम को, तो जो मार्क्स साइड पे आते हैं वो नहीं आते MS से। बाकी जो होल्स हुए हुए हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये ग्रीस भी पड़ी हुई है इनके पास था, तो बोतल में ग्रीस है, वो फ्रेम्स पे साइड पे लगाते हैं। बाकी ये इनके होल्स हुए हुए हैं यहाँ पे होल होके ये मट्टी बाहर निकाल देते हैं कंपैक्ट करने के बाद जो है इसके ऊपर फिर पोरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पोरिंग स्टार्ट करके उसके ऊपर फर्मा रखते हैं, फर्मा रख के उसके ऊपर फिर वाइब्रेटर से वाइब्रेशन करके, ताकि उसमें एयर पैकेट, जैसे हमने बताया था वीडियो में कि एयर पैकेट्स जो से हैं वो ना आए, मिनिमम से मिनिमम रहे। मिक्सिंग पे से ही होता है, वैसे तो मिक्सिंग मशीन भी लगी हुई है लेकिन वो वहाँ के लिए है और वो मटेरियल को मिक्स करने के लिए। यहाँ पे भी हम लोगों को जब पोर कर रहे होते हैं उसमें एयर पैकेट्स ना आए तो इसलिए वाइब्रेटर यूज़ करते हैं बेहतरीन। बाकी यहाँ पे ये देखो काम हो रहा है, लड़के सारे काम कर रहे हैं अपना। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बस सर्दी में इन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं और काम कर रहे हैं। सर्दी में थोड़ा सही होता है, इस टेम्परेचर पे हमारा जो टाइम होता है इसका सूखने का वो काफ़ी बढ़ता हो जाता है, क्योंकि जैसे गर्मियों में हमारे 2-3 दिन बाद हम लोग उस पर जो है वेज एंकर लगा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए होता है ताकि वो अंदर तक ड्राई हो सके और जो वेज एंकर है वो अंदर से जाके ग्रिप ले, क्योंकि जब तक वो ग्रिप नहीं लेगा अपनी तब तक उसकी नीचे से जो है जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बनेगी स्ट्रक्चर की। बस बाकी ये है कि हम अब इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम दिखाते हैं कि इनकी एक तो ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे ये है स्टील मिल है, जैसे हमने स्टार्ट में बताया था। स्टील मिल पे हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इनकी फर्नेस लगी होती है, फर्नेस 630 वोल्ट पे या 660 वोल्ट पे चल रही होती है। बाकी इनका दूसरा प्लांट जो सा है वो 440 पे चल रहा होता है। तो ये हमारे पास चैलेंज था, तो हम लोगों ने इसको 11 kV पे टर्मिनेट किया हुआ है ताकि फर्नेस भी चल सके और दूसरी चीज़ें भी चल सके। कुछ जगह पे ये होता है कि हमारी 440 पे भी हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, 440 के थ्रू जो सा है वो फर्नेस पे जा रहा होता है। अगर 11 kV कनेक्शन सेम हो आपका, तो 11 kV कनेक्शन सेम हो तो आपका 440 पे टर्मिनेट करके आप उसे अपने फर्नेस के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ, वहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखाते हैं और बाकी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगर आप देख रहे होगे बड़ी प्रॉपर हुई है, सारी केबल टाइज वगैरह जो सी हैं वो प्रॉपरली लगी नहीं है और जो कनेक्टर्स हैं वो हमारे कोई भी नीचे नहीं गिरा हुआ और काफ़ी देर हो गई है। मैंने जैसे बताया कि 7 से 8 महीने हो गए हैं, तो 7 से 8 महीनों में कोई भी एक कनेक्टर भी नीचे नहीं गिरा। ये केबल टाइज भी होती हैं, केबल टाइज की क्वालिटीज़ होती हैं जो मार्केट में मिल रही होती हैं, तो हम लोग अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा हम जो हमारा मेंटेनेंस वाला ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग कर सकें, क्योंकि मेंटेनेंस ऑब्वियसली होनी ही होनी है।
केबल टाइज ने टूट के गिरना भी है, लेकिन ये है कि कितनी देर बाद गिरती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी मेंटेनेंस कब से स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी हो तो आपकी पीछे वाली मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। तो बाकी अर्थिंग पैनल टू पैनल वो देख रहे हो गया, अब अर्थिंग हो रही है सारी ग्रीन कलर की, ऊपर वाली रो की भी हुई है, नीचे वाली रो की भी हुई है। और जो पाथवेज आ रहे हैं हम लोगों ने थोड़े से डिस्टेंस के बाद ये पाथवे दिए हुए हैं, पाथवेज जो से हैं ताकि आप एक रो से दूसरी रो में जा सकें और जो है इजी जो से वॉशिंग के लिए भी हो सके। वॉशिंग के लिए इन्होंने सारे PPRC के पाइप बिछाए हुए हैं, जैसे ये देख रहे होगे आप कि PPRC के जो पाइप हैं वो इन्होंने हर रो के लिए दिए हुए हैं, वो भी पाइप है, आगे भी रो में पाइप है। तो PPRC के पाइप जो हैं वो क्लीनिंग के लिए दिए हुए हैं और सारी इनकी टीम अपनी प्रॉपर क्लीनिंग जो है मेंटेन कर रही होती है जो प्लांट की। डेफिनेटली जितना पैनल क्लीन होगा, जितना प्लांट आपका साफ होगा, उतनी बेस्ट एफिशिएंसी आप उस पैनल से, उस प्लांट से आप अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही है। बाकी जितना हम लोग इलेक्ट्रिकल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। वहाँ पे रूम में जाने से पहले जो है इन्वर्टर रूम में जाने से पहले यहाँ पे जो केबल ट्रे है, केबल ट्रे जो है हमारी वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं ये। एक तो हम उसे एक्सकैवेट करके केबल्स को, DC केबल्स को लेके जा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग केबल ट्रे लगा के और उसके ऊपर जो सा है अपनी केबल ट्रे रख के, जिस तरह ब्लॉक्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं इसके ऊपर केबल ट्रे रख के, तो हम अपने इन्वर्टर रूम में लेके जा सकते हैं। इन्वर्टर रूम काफ़ी दूर था तो हम लोगों ने यही प्रेफर किया और क्लाइंट भी यही हमें कह रहा था कि आप इसे ऊपर लेके जाएं, यानी कि केबल ट्रे में लेके जाएं और एक्सकैवेशन करके ना लेके जाएं। वैसे तो हम लोग एक्सकैवेट करके ही जो बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एक्सकैवेट करके ही लेके जाते हैं, ताकि एक तो जो आपकी ज़मीन के अंदर जो होती है थोड़ी सी ठंडक होती है, केबल्स को जो हीट की वजह से जो हीट यानी कि करंट ट्रेवल करता है तो हीट भी ट्रांसमिट होती है, तो उसे कवर करने के लिए लैंड जो सी है ग्राउंड के अंदर से एक्सकैवेट जो करके लेके जा रहा था उससे थोड़ी सी तारें ठंडी रहती हैं। लेकिन अगर मैं आफ्टर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आफ्टर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो केबल ट्रे है वो बेस्ट होती है, ताकि हम अगर कोई खुदा ना आस्ता कोई मसला वगैरह आता है तो हम केबल ट्रे ओपन करके उसे रिजोल्व कर सकते हैं, इजीली ट्रैक हो सकता है। और जो ग्राउंड वाला सिस्टम होता है उसमें फिर हमें 2-3 स्ट्रिंग्स जो सी हैं वो एक्स्ट्रा स्पेयर में छोड़नी पड़ती हैं, ताकि अगर कोई मसला वगैरह आता है तो हम उन स्ट्रिंग्स को, उन वायर्स को यूज़ कर सकें। एक्सीलेंट। ऐसे ही है। और बाकी जैसे मैंने बताया था कि PPRC के पाइप जो उनसे हैं वो वाटर प्रूफिंग के लिए उसके लिए वॉशिंग के लिए जो है इन्होंने लगाए हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ स्पेशल हमने GA की केबल ट्रे हमने यूज़ की हुई है, हाँ, जो मेन हमारी जो ट्रंच जा रहा है GA की केबल ट्रे यूज़ की हुई है यहाँ पे। और ये केबल ट्रे हमारी आ गई है। मैं आपको बताया था ये काफ़ी पुराना प्लांट है, तो थोड़ा सा यानी कि ये इसको हो गया तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया, वो आगे वाले को तकरीबन 6-7-8 महीने हुए हैं। आप देख रहे होगे वो वाले प्लांट में और इस प्लांट में डिफरेंस ये है कि ग्राउंड पे जो ग्रास है वो यहाँ पे उगी हुई है, वहाँ पे जो है नहीं उगी हुई। यहाँ पे हमने केरी भी डाली हुई है, जो आपका वेस्ट होता है स्टील मिल का वो डाला तो हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि वॉशिंग हो रही होती है, पानी जा रहा होता है ज़मीन में, तो ग्रीनरी के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर भी ये स्प्रे करते रहते हैं और काटते रहते हैं, और जिसकी वजह से अभी तक ये है, वरना तो जैसे बारिश वगैरह हल्की सी भी हो जाए तो ग्रीनरी वहाँ से उग जाती है। बाकी ये केबल ट्रे यहाँ पे भी लगी हुई है, ये भी केबल ट्रे है। कुछ हमने इनक्लोज लगाई हुई है, कुछ जो हमारे पुराने वाला सिस्टम था वहाँ पे हमने थोड़ी सी कैप्सूल्स वाली लगाई हुई है, फिर अगले बार हम लोगों ने इनक्लोज कर दी थी इसको। 2 तरह की केबल ट्रे आती हैं, एक कैप्सूल्स वाली आती है और एक यहाँ पे होती है ये जो डक्ट टाइप जो सी होती है ना वो होती है। तो इसमें दोनों का जो है नुकसान और फ़ायदा ये है, इसमें फ़ायदा ये है कि हीट जो सी है अंदर ही रहती है, थोड़ा सा हीट के एग्जॉस्ट के लिए कुछ नहीं होता इसके अंदर। और फ़ायदा इसका ये है कि इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो सा है वो अंदर नहीं जा सकता और उसे जाके वायर को डैमेज नहीं कर सकता। इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी भी हीट होगी आपकी, जिस तरह अभी हवा चल रही है तो एक साइड से इन होगी, दूसरी साइड से आउट होकर अपनी हमारी केबल जो सी है वो ठंडी रहती हैं। लेकिन इसमें नुकसान जो सा है, इंसेक्ट वगैरह जा सकते हैं, और वैसे तो लार्ज इंसेक्ट कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि कैप्सूल इतना बड़ा नहीं होता कि चूहा वगैरह अब चूहे का ही होता है या बिल्ली वगैरह यहाँ पे वो आए और वो आके जो है इसको काट ले।
तो इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इंसेक्टों से हैं कोई फिर भी चले जाते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे ओपनिंग होती हैं आपकी वहाँ से चले जाते हैं। सही है। बाकी ये सारी केबल ट्रे जा रही है हमारा इन्वर्टर रूम है, वहाँ पे इन्वर्टर रूम में सारे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं हमारे पूरे 2 मेगावाट के प्लांट के और बाकी ट्रांसफार्मर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है और टर्मिनेशन फिर हमारी मेन जो सा है इनका 11 के भी पैनल है वहाँ से जाके हो रही है। तो ये चलते हैं जाके एक इन्वर्टर रूम भी विजिट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे ऊपर भी पैनल्स लगे हुए हैं, वो देखो सारी गार्ड रेल लगी हुई है हमारी ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट बड़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे तो उनका शेड था तो एक्सेस भी दी हुई है उन्होंने स्टेयरकेस से, और जो है गार्ड रेल भी लगाई हुई है, ऊपर वॉकवेज भी हैं, पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ऊपर देखते हैं, और क्योंकि इनका सारा मटेरियल पड़ा हुआ, ऊपर जाने का भी रास्ता नहीं है, तो देखते हैं अगर ऊपर जाया जा सके तो ऊपर से भी दिखाते हैं अपना सारा कि कहाँ पे वॉकवेज हैं, कैसे गार्ड रेल लगी हुई है, कितना सिस्टम लगा हुआ है। जी श्योर। ये हमारा है इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ पे हम लोगों ने, आप देखोगे कि ये हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग दी थी और अभी बेसिकली कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे। जैसे आप देख रहे होगे बल्ब वगैरह भी थोड़े से आए हुए हैं, ऊपर रूफ भी जो सी है वो ऐसी ही है। तो अभी क्योंकि फिनिश होगा प्रोजेक्ट, तो फिर इसकी भी फिनिशिंग की तरफ ये लोग आएंगे कि प्रॉपर इसकी जो आप देख रहे होगे जो हम लोगों ने ट्रेंचेस बनाई नहीं है, इसको भी अभी कवर नहीं किया हुआ, इसको भी जब सारी वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, इसको भी चेकर प्लेट के साथ इसे क्लोज कर देंगे और जिस तरह का हमारा डिज़ाइन हम लोगों ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखोगे हम लोगों ने ट्रेंचेस जो सी हैं वो हर जगह की दी नहीं है, ताकि जहाँ पे से भी वायर एंटर हो वो आपके दूसरे पाथ पे चली जाए। अगर यहाँ से भी केबल बेसिकली सारी डीसी केबल यहाँ से एंटर हो रही है हमारे इस पॉइंट से, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर करनी है, तो हम लोगों ने वो पीछे से भी ट्रेंच दी हुई है। उसके बाद एसी केबल की ट्रेंच ये वाली है। आप देख रहे होगे कि इसमें एलडी पैनल जो है हम लोगों ने इसको गार्डर के ऊपर रखा हुआ है, इसमें जो है ताकि वेट उसका जो सा है डायरेक्टली उस पर ना आए। तो इसका भी अभी सिविल वर्क होना है, तो प्रॉपर अभी इसकी होनी है चीज़ें, क्योंकि प्रोसेस जो सा है 2 मेगावाट के बाद 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट, तो हर जगह से फिर खोलनी पड़नी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट क्लोज़ नहीं हो रहा ना, हमारा एक्सटेंशन चल रही है, तो इस तरह से हम लोग अभी से क्लोज़ नहीं कर रहे हैं ना, कि पहले हम इसको बंद करेंगे, फिर केबल्स आती हैं, फिर खोलना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग कर नहीं रहे। और दूसरा ये केबल जो सी हैं, ये कम्युनिकेशन केबल, अभी इनकी टेस्टिंग एक चल रही थी, इनका जीरो एक्सपोर्ट का इशू आ रहा था, तो वो टेस्टिंग की वजह से ये वायर हैंग हुई हुई हैं, वरना ये केबल ट्रे के अंदर ही थी सारी। तो ट्रेंचेस में थी कि बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आप डिस्कस कर रहे होते तो उसमें केबल्स का जो फ्लक्स होता है वो इसकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ी सी आउटर रखी है कि कम्युनिकेशन का जो सा फ्लक्स है, डीसी का जो फ्लक्स है वो इसमें इंटरसेप्ट ना करे इसके साथ। बाकी जैसे हर वीडियो में बताते हैं कि हमारी जो है केबल पे प्रॉपर टैग हुए हैं, यहाँ पे भी टैग हुआ है, दूसरी तरफ भी टैग हुआ है, तो हमारी आफ्टर सेल्स जो होती है वो हम लोग ईजीली देख सकते हैं कि किस स्ट्रिंग में मसला और ये स्ट्रिंग कहाँ पे है। जो ड्राइंग भी बनती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग ईजीली प्रॉपरली देख सकते हैं। और थर्ड जो सा है हमारा फ्रेंच मैंने बता दिया। बाकी अर्थिंग जो सी है वो हम लोगों ने की हुई है, हर इन्वर्टर टू इन्वर्टर अर्थिंग की हुई है और वो भी प्रॉपरली हुई हुई है। इसके अलावा ग्लाइडर्स लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन वायर्स भी हुई नहीं है, और बाकी ये पूरा जो है अभी थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल भी है, जो हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन हो रही है वो यहाँ पर आएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर हैं जो लगने हैं। अभी ये 2500 का एक ट्रांसफार्मर बाहर पड़ा हुआ है और एक 2500 का बाद में लगना है, तो फिर टोटल जो सा है 5 मेगावाट तक हम जाएंगे इस जगह। इसका मैं ये हमारा एक एलटी पैनल है, ये हमारा 1 मेगावाट का, जो मैंने बताया था कि 1 मेगावाट का है सारा ये। इसमें हमारा मेन ब्रेकर लगा हुआ है, मेन ब्रेकर के बाद हमारे 7 जो से हैं वो दूसरे ब्रेकर्स लगे हैं छोटे वाले, और ये फिर ट्रांसफार्मर तक जा रही है वायर यहाँ से, ये सारी ट्रांसफार्मर तक जा रही है, ट्रांसफार्मर से फिर आगे 11 kV पे टर्मिनेशन हो रही है। बाकी जैसे हमारे हर प्लांट पे होते हैं वैसे ही पीछे बस बार जो सी है वो हमारी टिन कोटेड है,
उसके ऊपर हमने स्लीव्स लगाई हुई है प्रॉपरली रेड येलो ब्लू कलर की, ताकि वो प्रॉपर जो सी है उस पर हमें पता चल सके कौन सा रेड फेस है, कौन सा ब्लू फेस है, कौन सा येलो फेस है। बाकी कुछ लोग जो से है सिंगल ब्रेकर, एक ब्रेकर लगा के उसमें एक बेसिकली हम लोग मेन ब्रेकर लगाने का पर्पज़ ये होता है कि आपका जो गोइंग पाथ है वो आपका अपना रहे। बेसिकली मैं यहाँ से डाउन करूँगा तो एकदम मेरा सारा जो सा है सिस्टम बंद हो जाएगा। मुझे हर इन्वर्टर अगर कोई खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो जाता, मुझे हर ब्रेकर बंद नहीं करना पड़ता। मुझे एक मेन ब्रेकर बंद करूँगा, मेरा सारा प्राण ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा मेरा। तो इस पर लगाने का एक ये पर्पज़ है। तो और दूसरा ये है कि दो जगह लगाने का, क्लाइंट एंड पे और यहाँ पे लगाने का पर्पज़ ये है कि आपकी ये जो मेन वाली वायर है जो आपकी टर्मिनेशन केबल तक जा रही है, टर्मिनेशन वाले सिस्टम तक जा रही है, वो आपकी उस पर लाइव नहीं रहती। जैसे कि अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो वो अगर मैं यहाँ से बंद करूँगा, वहाँ से क्लाइंट एंड का टर्मिनेशन ब्रेकर बंद करूँगा, तो मेरा बीच वाली वायर सारी हम लोग मैं उस पर कुछ भी काम कर सकता हूँ। कोई मुझे उसकी ये नहीं है कि लाइव रहने का, खुदा ना खास्ता इंसिडेंट वगैरह होने का कोई ख़तरा हो सकता है। यहाँ एक्सकेवेशन हो रही है तो मैं दो बंद करूँगा तो मैं एक्सकेवेशन भी कर सकता हूँ अपनी। बाकी इसकी अर्थिंग जो सी है, अर्थिंग की ये लगी हुई है सारी, इसमें LT भी अर्थ हुआ है हमारा और इन्वर्टर्स भी जो से हैं वो अर्थ हुए हैं। तो ये इसका कॉमन पॉइंट है अर्थ। ये बस बार जो सी हैं ये लगी हुई हैं हमारी इंसुलेटर्स के साथ और प्रॉपर जो से है स्क्रूज के साथ लगी हुई हैं। तो ये हमें बाहर भी जो है ना, जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लाइन 1 2 3 फेज़ में या वो ये जो मीटर है उसके वोल्टेजेस बता रहा है और जो है उसके एम्पेयर्स बता रहा है। ये बेसिकली ये वोल्टेज फेस टू फेस वोल्टेज बता रहा है। ये फेस टू फेस है, वो पहले फेस टू न्यूट्रल थे और एम्पेयर्स बता रहा है। आज मौसम ऐसे ही है, पर आपको बताया 3 डिग्री है आज बाहर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सा है अभी तक 124 एम्पेयर आ रहे हैं हमारे 1 मेगावाट के प्लांट के। बाकी दूसरा LT का ये वो वाला पड़ा हुआ है और वो भी 1 मेगावाट का है। तो दोनों जो से हैं LT जो से हैं वो प्रॉपर, अभी इनका दूसरा अब जो आगे एक्सटेंशन हो रही है उसका एक LT और आएगा और वो भी हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे उसके इन्वर्टर्स लगेंगे। लेकिन इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ACs वगैरह लगाए हुए हैं। एक ये कैबिनेट पड़ी हुई है, बाकी ये दो जो से हैं इनके ACs लगे हुए हैं जो गर्मियों में इनका, क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी है रूम की और एग्जॉस्ट वगैरह भी जो सा है, एरिया भी ज़्यादा है, तो इस तरह से थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा रहता है इस रूम में। हाइट बेसिकली ज़्यादा हो ना रूम की, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा पुराने जो स्कूल्स वगैरह थे उनके हाइट जो सी थी वो ज़्यादा होती थी, तो वो ठंडे रहते थे। बाकी बोर वगैरह और ट्रांसफार्मर का मैं दिखा देते हैं बाहर से जाके, ताकि एक बार वो भी हम लोग उसे कवर कर लें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपना। ये द लोगर लगा हुआ है, डाटा लोगर लगा हुआ है और इनकी 0 एक्सपोर्ट डिवाइस लगी हुई है। बेसिकली इनका लोड ही काफ़ी ज़्यादा है, मेगावाट्स में लोड होता है इनका तकरीबन कोई 5 मेगावाट का इनका रनिंग लोड होगा, रनिंग लोड। तो उसकी वजह से ज़ीरो इनको नेट मीटरिंग की ज़रूरत नहीं है और इसकी 0 एक्सपोर्ट डिवाइस लगी हुई है इनके 11 kV पे, जो कि एक्सपोर्ट को इनकी मिनिमाइज़ कर रही है, यानी कि जितनी इनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चलाती है। 0 एक्सपोर्ट डिवाइस इनकी तकरीबन जो सी है डिस्टेंस हमारा 400 मीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से, जिस जहाँ पे 0 एक्सपोर्ट डिवाइस लगी है। उसके लिए हमने RS485 केबल यूज़ की हुई है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ईथरनेट जो है वो हमारा 80 मीटर्स टू 100 मीटर्स तक कवर करती है ईथरनेट जो से है, और अगर हम 100 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हमें RS485 देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने RS485 दी हुई है। हर मिल के अपने अपने चैलेंजेस हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये आउटडोर लगे हुए हैं, यहाँ पे काले हुए हैं। तो यहाँ पे स्टील मिल का जो स्मोक है वो ही उसका जो सा है ब्लैक होता है, इस तरह से यहाँ पे हर चीज़ जो सी है वो जल्दी होती है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ये ट्रांसफार्मर जो सा है हम लोगों ने ये सारी DC केबल, सारे प्लांट की DC केबल यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से फिर हमारी अंदर जा रही है। जैसे मैं बता रहा था इस पॉइंट से हमारी सारी DC अंदर जा रही है। तो DC केबल यहाँ से इन होके तो सारी इन्वर्टर्स पर जा रही है। वहाँ से हमारे LT से जो सा है केबल ट्रांसफार्मर के LT वाली साइड पे आ रही है। LT वाली साइड जो की है 440 to 11 kV में कन्वर्ट हो रहा है
और 11 kV वाली फिर हमारी 11 kV टर्मिनेशन वाले पैनल पे जा रही है। इन्होंने 11 kV का पैनल हमारे वाली साइड पर, यानी कि सोलर का भी एक 11 kV का पैनल है जो लगा हुआ है वहाँ पे, और इनका फिर अपना एक 11 kV पैनल है। बाकी वेदर स्टेशन जो हम बात कर रहे थे, वेदर स्टेशन जो सा है यहाँ पे 7 सेंसर्स का वेदर स्टेशन यूज़ हुआ हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप के वेदर सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें वेदर सेंसर जो सा है ये विंड स्पीड सेंसर है, ये जो आपको ये कप वाला जो नज़र आ रहा है ये विंड स्पीड है। उसके अलावा जो वो वाला है वो इरेडियंस वाला सेंसर है, इरेडियंस आपको बता रहा था कि इरेडियंस कितनी आ रही है। उसके अलावा ये एम्बिएंट जो सा है टेम्परेचर सेंसर है, और एक इनका मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है वो इसके नीचे है मॉड्यूल। तो टोटल 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये 4 जो से हैं ये सफिशेंट होते हैं आपकी रीडिंग को गेज करने के लिए कि आपकी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर, विंड स्पीड सेंसर और इरेडियंस सेंसर, तो ये डाटा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो हमें डाटा पोर्टल पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इससे हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पैनल की वॉशिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो इरेडियंस हमारा इस पर कितनी आ रही है और इरेडियंस फॉल जो सा है वो इस पर कितना आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है दोनों के कंपैरिजन से कि अब हमारा पैनल जो सा है वो डिस्प्ले में है, इसको अब क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो हमें फिर इनको बता देते हैं। और दूसरा इसका ये एक फ़ायदा है कि हम लोग इसके नियरेस्ट जितने भी प्लांट्स हैं उस पर भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे इरेडियंस फॉल आपके शेखुपुरा का जिस तरह ये एरिया है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शेखुपुरा के एरिया में इरेडियंस फॉल कितना है। तो हमारी जितनी भी पास वाली इंडस्ट्री होंगी इससे हम कवर कर सकते हैं कि वहाँ पे वॉशिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये था आज का हमारा सोलर व्लॉग। अगर आप भी अपनी इंडस्ट्री के लिए सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज ही E-Cube टीम से कांटेक्ट करें। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।